फिल्म का आगाज 5 जून 1944 को होता है, जब दूसरी जंग अजीम जारी थी। एक ग्रुप अमरीकी फौजी फ्रांस में जर्मन कब्जा खत्म करने की तैयारी कर रहा है। उनका मिशन ये है कि एक छोटे से फ्रांसीसी गांव के चर्च पर मौजूद नाजियों के कंट्रोल वाला रेडियो टावर तबाह करें, ताकि अमरीकी एयरफोर्स साहिलों पर उतरने वाले फौजियों को सपोर्ट दे सके। इन फौजियों में हम अपने हीरो एड बॉयस से मिलते हैं, जो सिर्फ 3 महीने पहले फौज में शामिल हुआ था। उसे ज्यादा तजर्बा नहीं है और अक्सर बाकी फौजी उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो बंदूक भी सही तरह नहीं चला सकता। लेकिन एड बॉयस इन बातों को नजरअंदाज करता है और मिशन पर पूरी तरह तवज्जो रखता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने हदफ के करीब पहुंचते हैं तो उनका जहाज जर्मन फौज के शदीद हमले की जद में आ जाता है। जहाज कुछ हमलों से बच निकलता है, लेकिन रास्ते में धमाके होने लगते हैं जिससे कई फौजी मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सुर्ख बत्ती जलती है और इसके बाद फौजी जहाज से पैराशूट के जरिए कूद जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर फौजी धमाके में जान से हाथ धो बैठते हैं। इस भगदड़ में बॉयस जिंदा बचने में कामयाब हो जाता है और एक दरिया में जा उतरता है। जल्द ही वो अपने सीनियर कार्पल फोर्ड से दोबारा मिलता है। फिर वो गांव की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें 3 और जिंदा बच्चे फौजी मिलते हैं, टिबेट, चेस एंड डॉसन। सबसे सीनियर होने की वजह से फोर्ड कमान संभालता है और वो सब मिलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं जब डॉसन एक लैंड माइन पर कदम रखता है और अफसोसनाक तौर पर अपनी जान गिनवा बैठता है। इस नुकसान से फौजी अंदर तक हिल जाते हैं, लेकिन उनके पास मिशन जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। बाद में जब वो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो अचानक उनकी मुलाकात एक नौजवान फ्रांसीसी लड़की क्लोई से होती है। क्लोई उन्हें देखते ही फौरन भाग जाती है, लेकिन फोर्ड हुक्म देता है कि उसका पीछा करो, क्योंकि कोई भी उनकी मौजूदगी के बारे में नहीं जानना चाहिए। फौजी हुक्म मानते हैं और जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। इस पर क्लोई अपनी हिफाजत के लिए छड़ी निकाल लेती है। फोर्ड आसानी से उसका हथियार छीन लेता है, जबकि बॉयस, जो फ्रेंच बोल सकता है, उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ चाहता है कि क्लोई उन्हें गांव तक रास्ता दिखा दे। हैरत अंगेज तौर पर क्लोई मदद करने पर राजी हो जाती है। फिर वो उन्हें अपने घर ले जाती है और बताती है कि वो अपने 8 साला भाई और अपनी खाला के साथ रहती है। बॉयस क्लोई के साथ बाहर ही रखता है, जबकि बाकी 3 अंदर जाते हैं ताकि यकीन कर सकें कि वो सच बोल रही है। लेकिन क्लोई को डर होता है कि कहीं वो उसके घर वालों को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए वो भी अंदर चली जाती है और गलती से आवाज पैदा कर देती है, जिससे फौरन पड़ोसियों को शक हो जाता है। एक बूढ़ी औरत फौरन नाजी फौजियों को इत्तला देती है और कहती है कि क्लोई कर्फ्यू के बाद बाहर है और इसे सजा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही कई नाजी वहां पहुंच जाते हैं, तो बॉयस के पास छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। वो देखता है कि जर्मन फौजी क्लोई से गुस्से में बात करते हैं और उसे तंग करने लगते, लेकिन खुशकिस्मती से एक आला अफसर वहां आ जाता। उसे क्लोई अच्छी लगती है, इसलिए वो अपने मातहत फौजियों को डांटता है और क्लोई को जाने देता है। जर्मन फौजियों के जाने के बाद क्लोई और बॉयस घर के अंदर आते हैं और बाकी फौजियों से दोबारा मिल जाते हैं। अचानक एक कमरे से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, लेकिन क्लोई उन्हें टाल देती है और बताती है कि ये उसकी बीमार खाला है। वहां उनकी मुलाकात क्लोई के छोटे भाई पॉल से भी होती है, जो फौजियों को देखकर बहुत खुश होता है और खेलना चाहता है। फोर्ड इसके बाद टिबेट और चेस को चर्च भेजता है ताकि देख सकें कि उनकी स्क्वाड के कोई और साथी जिंदा बचकर वहां पहुंचे हैं या नहीं। दर बॉयस मुसलसल खाला के कमरे से आती खौफनाक आवाजों से बेचैन हो जाता है। वो दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांकता है और ये मंजर देखकर उसका दिल बैठ जाता है कि एक मुकम्मल बिगड़ी हुई खौफनाक शक्ल वाली औरत बैठी है। इतने में क्लोई वहां पहुंचती है और डरे हुए लहजे में बॉय पूछता है कि उसकी खाला के साथ क्या हुआ है। जवाब देती है कि जर्मन फौजी उसकी खाला को अगवा करके चर्च ले गए, जहां उन्होंने इस पर कोई तजर्बा किया। असल में एक जर्मन डॉक्टर मुख्तलिफ घरों से लोगों को उठाकर इन पर खौफनाक तजर्बात करता है। वो जमीन से निकलने वाले काले मादे टार को इस्तेमाल करता है और दावा करता है कि इसमें कोई खास ताकत है। के बाद क्लोई के गोली लगने वाले जख्म पर मरहम पट्टी करती है और बताती है कि उसे जर्मनों से सख्त नफरत है, क्योंकि उन्होंने उसके वालिदैन को भी कत्ल कर दिया था। कुछ ही देर बाद नाजी दोबारा इलाके में आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पॉल, बॉयस और फोर्ड छत के कमरे अटक में छुप जाते हैं। क्लोई दरवाज़ा खोलती है तो सामने वाफ्नर होता है और वो मजबूरी में उसे अंदर आने देती है। थोड़ी बातचीत के बाद वाफ्नर उसके करीब आने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके दरमियान एक मुआहिदा है कि क्लोई इसके साथ वक्त गुजारेगी तो वो उसे और उसके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन क्लोई इनकार करती है और कहती है कि वो आज रात ऐसा नहीं चाहती। लेकिन वाफ्नर दबाव डालना जारी रखता है, जिसे ऊपर से बॉयस और फोर्ड देख लेते हैं। जब क्लोई मुसलसल इनकार करती है तो वाफ्नर इसे धमकी देता है कि वो उसके भाई को भी चर्च ले जाएगा, बिल्कुल उसकी खाला की तरह। बेचारी क्लोई मजबूरी में हाँक देती है और फिर वाफ्नर जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता है। ऊपर कमरे में ये सब देखकर वॉइस गुस्से से भर जाता है और फौरन मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन फोर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करने से वो मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे और मिशन भी खतरे में पड़ जाएगा।
लेकिन बॉयस खामोश नहीं रहता और नीचे आ जाता है, जहां वो सीधा वॉटफिनर के सर पर बंदूक तान देता है। फोर्ड भी अपने साथी की मदद के लिए लपकता है और वॉटफिनर को बेरहमी से मारने लगता है। आखिरकार वो उसे काबू कर लेते हैं और बांध कर कमरे में छोड़ देते हैं, जहां फोर्ड फैसला करता है कि उससे मालूमात निकालने के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद फोर्ड बॉयस को हुक्म देता है कि वो चर्च जाकर इलाके की खबर लाए। बॉयस ये जिम्मेदारी कबूल करता है और वहां से निकल पड़ता है। जल्द ही चर्च के दरवाजे तक पहुंचता है, जहां ये मंजर देखकर दहल जाता है कि जर्मन फौजी बिगड़ी हुई शक्ल वाले गांव के लोगों को फ्लेम थ्रोवर से जलाकर मार रहे हैं। ये सब देखकर वो शदीद खौफजदा हो जाता है। अचानक कहीं से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता निकलता है और इस पर हमला कर देता है। उससे नाजियों को खबर हो जाती और बॉयस एक कोने में फंसकर बेबस हो जाता। खुशकिस्मती से वो एक गुजरता हुआ ट्रक देखता है और फौरन उसके अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी जान निकल जाती जब उसे पता चलता है कि ट्रक मुर्दा लाशों से भरा हुआ। अगले लम्हे ट्रक चर्च के अंदर चला जाता है और बॉयस भी उसके साथ अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। ट्रक से उतरने के बाद वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि चर्च के नीचे एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन सहूलत मौजूद है। कुछ खौफनाक सीलों के पास पहुंचता है और एक सुराख से झांकते ही डोल जाता है। दूसरी जानिब एक खौफनाक मखलूक मौजूद। बॉयस आगे बढ़ता है और एक शैतानी लेबॉर्ट्री में पहुंचता है। हाउस से एक बड़ा तार गढ़ा नजर आता और उसके ऊपर कई लोग बैग्स में फंसे हुए हैं। इसके बाद वो एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक सिरिंज मिलती है। इसमें लाल रंग का मादा मौजूद है और वो उसे अपने पास रख लेता है। कुछ लम्हों बाद बॉयस दूर से एक औरत को मदद के लिए रोता हुआ सुनता है। जब वो जल्दी से उसके पास जाता है, दहल कर देखता है कि औरत जिंदा है, लेकिन उसका सिर्फ सर बाकी। के बाद वो अपने साथी अमरीकी फौजी रोजनफेल्ड को देखता है, जो एक मेज पर बांधा हुआ लेकिन अभी तक तजुर्बात का निशाना नहीं बनाया गया। बॉयस अपने साथी की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक एक डॉक्टर श्मिट आ जाता है। वो छुपने पर मजबूर हो जाता है। खौफजदा होकर देखता है कि डॉक्टर एक मुर्दा जिस्म में रेड सिरिंज का इंजेक्शन देता है और उसे दोबारा जिंदा कर देता है। जिंदा होने वाला आदमी फिर किसी तरह के मॉग में बंद कर दिया जाता है। जब डॉक्टर चला जाता है, बॉयस अपने साथी रोजनफेल्ड की मदद के लिए दौड़ता है, जो एक बहुत अजीब डिवाइस से जुड़ा हुआ है। बॉयस अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है और आखिरकार डिवाइस को अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिससे रोजनफेल्ड को शदीद दर्द होता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि वो यहाँ से फरार हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ जाएं। खुशकिस्मती से वो एक सीवर देख लेते हैं और फौरन उसे खोलकर वहां से निकल जाते हैं। मंजर फिर क्लोए के घर पर जाता है, जहां टिबेट और चेस आखिरकार इलाके की जासूसी के बाद वापस आ गए हैं। फोर्ड बॉयस के बारे में उनसे सवाल करता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानते और समझते हैं कि वो जर्मनों के हाथों पकड़ा गया होगा। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद बॉयस आखिरकार रोजनफेल्ड के साथ वापस आता है और पूरी शिद्दत से ग्रुप को चर्च में देखी गई सब बातें बताता, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता और फोर्ड इस पर गुस्से में आ जाता है कि उसने रेडियो टावर की जासूसी भी नहीं की। अपने दाव तस्दीक के लिए बॉयस लेबॉर्ट्री में मिलने वाली सिरिंज, जिसमें लाल मादा है, दिखाता है। ये देखकर फोर्ड मुतजस्सिस हो जाता है और वाफनर से पूछगछ शुरू कर देता है कि ये मादा क्या है और वो कौन से तजर्बात कर रहे हैं। लेकिन जर्मन वाज़ेह तौर कुछ भी बताने इनकार कर देता है और सिर्फ कहता है कि गांव के लोगों का आखिरकार मकसद बन गया है, क्योंकि उनके जिस्म किसी बहुत बड़े मंसूबे के लिए इस्तेमाल हो। ये सुनकर क्लोए शदीद गुस्से में आ जाती है और फौरन अपने वालिदैन और खाला के बदले के तौर पर वॉटफनर को छुरी मारकर जख्मी कर देती है। कोई उसे मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन फौजी उसे काबू में लाकर नीचे भेज देते हैं। उसके बाद फोर्ड वॉटसनर को लटकाकर बेरहमी से तशद्दुद करता है ताकि मालूमात हासिल करे, लेकिन ये सब बेकार होता है। बॉयस इस शदीद तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फोर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फोर्ड के हाथों चेहरे पर मुक्का पड़ता है। दोनों के दरमियान शदीद बहस हो जाती है और बॉयस इसरार करता है कि वो किसी को कत्ल नहीं करना चाहता, जबकि फोर्ड सर्द मिजाजी से उसे याद दिलाता है कि फौजियों के तौर पर उन्हें मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेरहमाना मारपीट के बाद वॉटफिनर आखिरकार कुछ मालूमात देता है और बताता है कि टावर में 40 मर्द तैनात है। इस मालूमात के साथ फोर्ड अपनी स्क्वाड को जमा करता है और लड़ाई के लिए तैयार करता है। वो चेस को हुक्म देता कि वॉटफिनर को हमले के दौरान एक तवज्जो हटाने वाले हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार करे। इस हुक्म मानता है और छत के कमरे की तरफ जाता है, जहां वो वॉटफिनर को बेहोश पाता है। वो उसे हिलाने लगता है और कई बार आवाज भी देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि जर्मन मुर्दा है और वो अपना ध्यान कम कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वॉटफिनर अचानक उसे नीचे गिरा देता है और कई गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग अटक की तरफ दौड़ते हैं और वॉटफिनर को काबू कर ले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि चीज शदीद जख्मी हो चुका होता है और जल्द ही अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देता है। ये सब के लिए इंतहाई सदमा का बायस बनता है, खास तौर पर बॉयस के लिए, जो फिर एक मायूस कुन फैसला करता है। वो सरिंज निकालता है जिसमें परअसरार लाल सिरम भरा होता है
और उसे चीज में इंजेक्ट कर देता है, उम्मीद करते हुए कि वो वापस जिंदा हो आए। चंद लम्हों बाद सीरम असर दिखाता है। पूछा जाता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। चेस कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो एक शदीद प्यास का एतराफ़ करता है, जिस पर बाकी लोग उसे पानी देते हैं। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म शदीद गर्म हो जाता है और वो खौफनाक अंदाज में मुड़ने और तब्दील होने लगता है। सब खौफजदा हो जाते हैं। इसकी हड्डियां टूटने और कड़कड़ाने लगती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ग्रुप में हड़बड़ी मच जाती है और वो वाफनर से जवाब तलब करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहता है 1000 साल आराइश 1000 साल के फौजी चाहिए। एक हैरानकुन मोड़ पर यह इंकशाफ होता है कि ये सीरम मुर्दा को खौफनाक सुपर फौजियों की शक्ल में दोबारा जिंदा करता है, जिन्हें नाजी जंग जीतने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। चंद लम्हों बाद चेस अचानक इंतहाई जारहाना हो जाता है और बॉयस पर हमला करना शुरू कर देता है। बाकी लोग उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन चेस उन पर भी हमला कर देता है, जिस पर फोर्ड उसे कई बार गोली मार देता है। लेकिन गोलियां चेस पर असर नहीं करती और वो और भी ज्यादा पुरतशद्दुद हो जाता है। आखिरकार बॉयस उसे जमीन पर गिरा देता है और मुसलसल अपनी राइफल से मारकर ज़ॉम्बी को आखिरकार ख़त्म कर देता है। बदकिस्मती से इस सारे हंगामे के दौरान वाफनर फरार होने में कामयाब हो जाता है और रास्ते में वो पॉल से मिलता है और उसे भी यरगमाल बना लेता है। जब बाकी लोग समझ पाते हैं कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वाटफनर बाहर पहुंच चुका है और नाजियों को इत्तला दे चुका है। अमरीकी फौजी जल्द ही पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ से शदीद गोलीबारी शुरू हो जाती है। कई जर्मन मारे जाते हैं और वाटफनर शदीद जख्मी हो जाता है। इसके निस्फ चेहरे को नुकसान पहुंचता है। फिर भी वो जिंदा बचने वाले नाजी फौजियों की मदद से पार होने में कामयाब हो जाता है। ये मंजर देखकर क्लोई घबरा जाती है और फौजियों से अपने भाई पॉल की मदद करने की भीख मांगती है, लेकिन फोर्ड इसरार करता है कि उन्हें फौरन टावर तबाह करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जर्मन अब उनके मंसूबे से आगाह है। बॉयस इसके बरक्स दलील देता है कि सबसे पहले इन्हें पॉल को बचाना चाहिए, जो उनकी वजह से खतरे में है। वो तजवीज़ करता है कि वो पूरे चर्च को उड़ा दे, जिससे रेडियो स्टेशन के साथ साथ लेबॉर्ट्री भी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर तिबेत बॉयस की हिमायत करने का फैसला करता है और फोर्ड भी मजबूरी इसके मंसूबे पर अमल करने पर राजी हो जाता है। दूसरी जानिब वाफनर नाकाबिल बर्दाश्त दर्द में लेबॉर्ट्री पहुंचता है और खुद को इंजेक्ट करने के लिए लाल मादे वाली सरिंज तलाश करता है। डॉक्टर श्मिट इसे खबरदार करते हैं कि ये सीरम कभी जिंदा इंसान पर टेस्ट नहीं हुआ और ये इंतहाई खतरनाक है। वाफनर दर्द और गुस्से में मुब्तला डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज करता है और आखिरकार सीरम इंजेक्ट कर लेता है। वो खौफनाक चीखें मारने लगता है और उसका जिस्म जोर जोर से मुड़ने और तब्दील होने लगता है। बिलाखिर वो एक भयानक मखलूक में बदल जाता है। दूसरी जानिब एक नाजी फौजी से टकरा, वो अब उस पर तवज्जो देता और उसका पीछा शुरू कर देता है। वो आखिरकार उसे एक अलग थलग जगह पर फंसा देता और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक क्लोई हंसना शुरू कर देती है और जब वो आदमी समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, फोर्ड उसे बेहोश कर देता है। कुछ ही देर बाद वही आदमी अपनी गाड़ी में मनहा पर डक्ट टेप लगाए चर्च पहुंचता है। नाजी हैरान होते हैं कि क्या हुआ और अगरचे आदमी कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। फिर उसके महा से टेप हटाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसके महा में एक ग्रेनेड होता है और अर्द गिर्द कई धमाका खेज मवाद बनते होते हैं। ये डिवाइस फौरन फट जाती है, जिससे बड़ी तादाद में जर्मन मार जाते हैं। मजीद नाजी वहां पहुंचकर चेक पॉइंट को महफूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोसेनफेल्ड और टिबेट शिद्दत से हमला करके उन्हें भी हलाक कर। इधर क्लोए और बॉयस हंगामे का फायदा उठाते हुए कर निकल जाते हैं। जब वो कामयाबी से अंदर पहुंच जाते हैं तो क्लोई मर्दों से अलग होकर अपने भाई पॉल की तलाश शुरू कर देती है। वो एक नाजी फौजी पर बंदूक तानती है और कहती है कि वो उसे पॉल के पास ले जाए। डरे हुए फौजी मान जाते हैं और उसे एक कमरे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा कमरा निकलता है जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ होता है, जिससे क्लोई शदीद खौफजदा हो जाती है। फौजी क्लोई पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन खुशकिस्मती से बॉयस बिल्कुल वक्त पर पहुंचकर उसे मार देता है। बाद में क्लोई और बॉयस आखिरकार पॉल को लेबॉरेटरी में बस्तर से बांधा हुआ पाते हैं और उसे बचा लेते हैं। बॉयस दोनों से कहता है कि वो भाग जाएं, क्योंकि इसके पास अभी कुछ नामुकम्मल काम है। दोनों रजामंद हो जाते हैं और सीवर के जरिए निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक मॉन्स्ट्रस ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है। क्लोई अपने भाई को भागने का कहती है और खुद मखलूक से लड़ने के लिए पीछे जाती है। वो ज़ॉम्बी पर 3 बार गोली चलती है, लेकिन ये मरने का नाम नहीं लेता और इस पर झपटता है। डरी हुई क्लोई वहां से भागती है और खुशकिस्मती से एक फ्लेम थ्रोअर दरियाफ्त कर लेती है, जिससे वो आखिरकार मखलूक को तबाह कर देती है। क्लोई जल्द ही बॉयस और रोसेनफेल्ड से दोबारा मिल जाती है, जो पाल को बचा चुके होते हैं। फोर्ड रेडियो टावर तक पहुंचता है, जहां वो आखिरकार बॉम्ब और टाइमर नस्ब कर देता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो वाफनर को देखकर दहल जाता है, जो एक भयानक मखलूक में बदल चुका होता है। नाजी सुपर पावर्ड मॉन्स्टर बन चुका है, जो बम तबाह कर देता है और फोर्ड पर बेरहमी से हमला करता है। इधर बॉयस डॉक्टर श्मिट से टकराता है, जो इसे सर पर गोली मारने की कोशिश करता है।
बॉयस गोलियों से बच जाता है और दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार बॉयस बर्तरी हासिल कर लेता है और डॉक्टर को उसके अपने स्कैल्पेल से मार कर हलाक कर देता है। दूसरी जानिब वॉटफनर फोर्ड को लेबॉर्ट्री में ले जाता है और उसे हुक पर लटकाकर पिछले सुलूक का बदला लेने के लिए बेरहमी से तशद्दुद शुरू कर देता है। बाद बॉयस कमरे में दाखिल होता है और खौफनाक वॉटफनर पर बार बार गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान फोर्ड खुद को आज़ाद करने में कामयाब होता है और सुर्ख सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो भी एक सुपर सोल्जर में बदल जाता है। जब वॉटफनर बॉयस को खत्म करने ही वाला होता है तो फोर्ड बीच में आकर इससे टकरा जाता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। फोर्ड जल्द समझ जाता है कि सिर्फ ताकत से वॉटफनर को हराया नहीं जा सकता, लिहाजा वो उसके करीब एक ऑक्सीजन टैंक लड़का देता। वॉटफनर कुछ समझ ही नहीं पाता कि बॉयस टैंक को गोली मार देता है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है और नाजी सीधा टारपेट में जा गिरता है। इस मौके का फायदा उठाकर फौजी पीछे हटने लगते हैं, लेकिन अचानक फोर्ड सबको हैरान कर देता है। वो बॉयस को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद को लेबॉर्ट्री के अंदर बंद कर लेता है। ये देखकर बॉयस फोर्ड से दरवाज़ा खोलने की इल्तमास करता है, लेकिन फोर्ड इनकार कर देता है और बॉयस को हुक्म देता है कि वो उसे छोड़कर रेडियो टावर पर बम लगाए और पूरे मकाम को तबाह कर दे। इसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि सैरम तबाह हो जाए, अमरीकियों के पास ये ना हो। बॉयस इब्तिदा में हिचकिचाता है, लेकिन काफ़ी कायल करने के बाद वो आखिरकार राजी हो जाता है और वहां से निकल जाता है। उधर लेबॉर्ट्री में मौजूद मुर्दा फौजी एक एक करके जिंदा होना शुरू हो जाते हैं और वॉटफनर भी दोबारा उठ जाता है, लड़ने के लिए तैयार। लेकिन फोर्ड कुछ धमाका खेज मवाद लगाकर लेबॉर्ट्री को उड़ा देता है, जिसमें वो खुद, वॉटफनर और तमाम ज़ॉम्बीज़ मार जाते हैं। इसी दौरान बॉयस रेडियो टावर तक पहुंचकर बम नस्ब करता है और कंपाउंड छोड़कर फरार हो जाता है। वो बाहर पहुंचकर बाकी फौजियों से दोबारा मिल जाता है, बिल्कुल उसी वक्त जब चर्च उसके पीछे मुनहदिम हो रहा होता है। कुछ ही देर बाद रेडियो पर ऐलान होता है कि डी-डे की फतह एलाइज के लिए फैसलाकुन साबित हुई है। आखिरी मंजर में बॉयस अपने सार्जेंट के पास रिपोर्ट देता है और चर्च के अंदर बम रखने के खतरनाक फैसले के लिए फोर्ड की तारीफ करता है, जिससे सार्जेंट मुतासिर हो जाता है। सार्जेंट फिर बॉयस से चर्च के नीचे ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री के अफवाहों के बारे में सवाल करता है और पूछता है कि ये हकीकत है या नहीं, लेकिन बॉयस झूठ बोलता है और कहता है कि उसने वहां कुछ नहीं देखा सिवाय रेडियो स्टेशन के, जिस पर सार्जेंट यकीन कर लेता है। फिल्म का इख्तिताम इसी पर होता है जब सार्जेंट उसे इत्तला देता है कि उन्हें घर जाने के बजाय किसी और जगह तैनात किया, जिससे ये इशारा